अगर कोई एक रास्ता आपको आपकी मंजिल तक नहीं पहुंचाता है ना, तो रास्ता बदलिए, इरादा नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो हमारी ये वीडियो है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। आज का जो हमारा टॉपिक होगा दैट विल बी द एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ इंडिया फ्रॉम 1950 टू 1990। हम क्या करेंगे, हम 1950 से 1990 के बीच में हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के क्या हालात थे, हमने किस तरीके से नई पॉलिसीज़ अडॉप्ट की थी, कौन सी स्ट्रैटेजी बनाई थी अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में इम्प्रूवमेंट करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए। तो वो सारा हम 1950 से 1990 के बीच के एग्रीकल्चर सेक्टर में स्टडी करने वाले हैं। जैसा कि हमें पता है कि जब हमें आज़ादी मिली ऑन द ईव ऑफ 1947, या जब आज़ादी हमें मिल ही रही थी, उस दौरान हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर की कंडीशन बहुत ज़्यादा वर्स्ट थी। जैसे कि मैं अपनी कई वीडियो में बार बार डिस्कस कर चुकी हूँ कि एक्चुअल में हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारे क्या हालात हैं। हम बहुत बैकवर्ड थे, बहुत ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन में हम लोग थे। शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन था, भूखमरी हमारे कंट्री में थी। ऊपर से नेचुरल क्लामिटी की वजह से हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के हालात बुरे थे। और उससे भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात, ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौरान, ब्रिटिश इंडिया के दौरान जो भी लैंड टेन्योर सिस्टम था, ज़मींदारी सिस्टम थे, जो भी पॉलिसीज़ थी, इन्होंने हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के हालात बद से बदतर कर दिए थे। तो 1947 के बाद जब हमें आज़ादी मिली और 1951 में जब हमने अपने फर्स्ट 5 ईयर प्लान को एक्शन में लाए, तो हमारी प्रायोरिटी किस में थी। हमने 5 ईयर प्लान के फीचर्स में पढ़ा था कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में जो हमारी मेन प्रायोरिटी थी वो क्या थी, एग्रीकल्चर सेक्टर में सेल्फ सफिशिएंट होना और एग्रीकल्चर सेक्टर में इम्प्रूवमेंट करना। तो जाहिर सी बात है, एग्रीकल्चर सेक्टर में हम सेल्फ सफिशिएंट होने की बात कर रहे थे, तो हमने कुछ इसमें चेंजेस लाए होंगे एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो बिल्कुल हम इसमें जो है बहुत बड़ा हमने इसमें चेंजेस किया था। तो आज हम बात करेंगे अपने एग्रीकल्चर सेक्टर 1950 टू 1990 की। बात करेंगे हमने अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या किया था, रिफॉर्म किया था। रिफॉर्म मतलब ओल्ड सिस्टम को भुलाकर जब एक नया सिस्टम को हम फॉर्म करते हैं, यानी बहुत बड़ा बदलाव करते हैं हम अपने पुराने सिस्टम पे, उसी को हम क्या कहते हैं, रिफॉर्म कहते हैं। तो हमने क्या किया था, अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म किया था। ठीक है, अब जो हमने अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में जब रिफॉर्म किया, तो उस रिफॉर्म को हम जो है 3 रिफॉर्म्स में क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। जो पहला रिफॉर्म है दैट इज लैंड रिफॉर्म, जिसको हम इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स भी कहते हैं। ठीक है, लैंड रिफॉर्म जो कि हमने इमीडिएटली आफ्टर 1947 सबसे पहला जो रिफॉर्म हमने अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में किया था, दैट वाज लैंड रिफॉर्म यानी इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। जो सेकेंड हमने रिफॉर्म किया था वो कौन सा रिफॉर्म था, टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म था। यानी टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म जब हमने किया तो इसके वजह से कंट्री में ग्रीन रेवोल्यूशन आया। एंड थर्ड जो हमने रिफॉर्म किया दैट इज जनरल रिफॉर्म। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा रिफॉर्म इन एग्रीकल्चर सेक्टर, और जो फर्स्ट टाइप का जो रिफॉर्म आज हम डिस्कस करेंगे दैट विल बी लैंड रिफॉर्म यानी इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। ठीक है, तो बात करते हैं लैंड रिफॉर्म और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म की। ये किस तरीके से हमने जो है लैंड रिफॉर्म्स किए, क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट बातें थी। अच्छा, एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। जो मेरा ये एग्रीकल्चर सेक्टर में जो ये रिफॉर्म वाली जो ये वीडियो होगी, इसको मैं पार्ट वाइज डिवाइड करूँगी। तो आज जो ये वीडियो है ये सिर्फ किसी ये लैंड रिफॉर्म में सिर्फ हम 1-2 रिफॉर्म को ही यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। उसके अलावा मैं दूसरा पार्ट बनाऊंगी तो उसमें सारी रिफॉर्म्स को हम कवर करेंगे, क्योंकि अगर हम एक ही वीडियो में इसे पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा और हौच पौच हो जाएगा आप लोग को। दैट्स वाई today we will discuss only about the land reform. Land reforms means institutional reform. institutional reforms. अब हमने जो है लैंड रिफॉर्म, लैंड यानी जो एग्रीकल्चरल लैंड है, जाहिर सी बात है एग्रीकल्चरल लैंड में ही हमने रिफॉर्म किया होगा। तो जब लैंड रिफॉर्म किया तो हमने किन किन बातों को ध्यान रखे, किस तरीके से हमने लैंड रिफॉर्म किया।
लैंड रिफॉर्म करने के लिए हमने सबसे पहले क्या किया, एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज। ओके, यानी इंटरमीडियरीज मतलब जमींदारी सिस्टम, जो ताल्लुकदार्स होते थे, जागीरदार्स होते थे, तो ये इंटरमीडियरीज को हमने क्या कर दिया, एबॉलिश कर दिया, एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज में। सेकेंड जो हमारा रिफॉर्म था वो था टेनेंसी रिफॉर्म्स। टेनेंसी रिफॉर्म्स, टेनेंसी मतलब टेनेंट वो होते हैं जो दूसरों की फील्ड में क्या करते हैं, कल्टीवेशन का काम करते हैं। तो जाहिर सी बात है, जो हमारे फार्मर्स थे वो लैंडलेस थे और वो जमींदार के खेतों में क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे। तो इसी से रिलेटेड जो हमने रिफॉर्म किए दैट विल बी टेनेंसी रिफॉर्म। थर्ड रिफॉर्म इज सीलिंग ऑफ एग्रीकल्चर होल्डिंग्स, सीलिंग ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड होल्डिंग्स। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट हमने रिफॉर्म में जो स्टेप लिया दैट इज कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। एंड नेक्स्ट जो हमने स्टेप लिया दैट इज कोऑपरेटिव फार्मिंग। तो ये जो है लैंड रिफॉर्म में हमने एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, टेनेंसी रिफॉर्म्स, सीलिंग ऑफ एग्रीकल्चर लैंड होल्डिंग्स, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स एंड कोऑपरेटिव फार्मिंग, कुछ हमने ये स्टेप्स लिए लैंड रिफॉर्म्स करने के लिए। उसके बाद इन सब को डिस्कस करने के बाद हम फाइनली क्या पढ़ने वाले हैं, भूदान मूवमेंट। भूदान मूवमेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल जो आज का हमारा डिस्कशन होगा दैट विल बी ऑन दी एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज। इसको हम क्या करेंगे, अच्छे से समझेंगे। ओके, तो बात करते हैं, सबसे पहला जो रिफॉर्म हमने किया दैट वाज एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, यानी जो हमारे जमींदार्स थे, इंटरमीडियरीज, जमींदार्स, ताल्लुकदार, जागीरदार, इनको इंटरमीडियरीज को हमने क्या कर दिया था, एबॉलिश कर दिया था, एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज में। अब सबसे पहले हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि क्यों हमें जो है एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज की जरूरत पड़ी, क्यों हमने जमींदार ये जो इंटरमीडियरी यानी जो ये जमींदारी सिस्टम था इसको एबॉलिश करने की क्यों जरूरत थी। तो जैसे कि मैंने अपने एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में आपको जमींदारी सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था कि जो हमारा जमींदारी सिस्टम था ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेटिव था। हुआ क्या था, ब्रिटिश गवर्नमेंट और हमारे बंगाल के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था, परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल करके। ये एग्रीमेंट परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल के तहत ज़मींदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने की बात कही थी, जो कि किसने इंट्रोड्यूस किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कब, 1793 में इंट्रोड्यूस किया था। इस सिस्टम के तहत ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ज़मींदार को एक पावर दी थी। कैसी पावर, कि ज़मींदार को खुली छूट थी कि वो क्या करेंगे, वो जो सॉइल टीलर्स हैं, जो फार्मर्स हैं, यानी जो लैंडलेस फार्मर्स हैं, जो कि ज़मींदार के खेत में क्या करते हैं, कल्टीवेशन एक्टिविटी करते हैं, उनसे मनचाहा रेंट या टैक्स या लगान वसूल सकते हैं, मनचाहा एज मच एज पॉसिबल। अगर कोई ऐसे फार्मर्स होते थे जिनकी अपनी ज़मीन होती थी और वो असमर्थ होते थे टैक्स पे करने के लिए, हाई टैक्स पे करने के लिए, तो ज़मींदार क्या करते थे, उनकी ज़मीन को हथिया देते थे। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके ज़मींदार ने मोस्टली हमारे कंट्री के सारे फार्मर्स की जो ऑनरशिप राइट थी वो ख़त्म कर दी थी और उनकी ज़मीनें क्या करती थी, एक्वायर कर दी थी। अब इससे क्या हुआ,
पहला तो जब फार्मर्स की स्थिति ये हो गई कि वो अब लैंडलेस हो गए, तो वो क्या बिल्कुल मन लगा के इफ़ेक्टिव तरीके से और एफिशिएंट तरीके से क्या उस लैंड में काम करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि अब उनको पता है कि वो लैंड अब उनका नहीं है, वो किसी और के लैंड में क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो इसकी वजह से जो हमारे कंट्री का जो प्रोडक्टिविटी लेवल था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया था। दूसरा, क्योंकि बहुत एक्सप्लॉयटेटिव मेजर था, जो हमारे फार्मर्स थे बेचारे वो क्या हो रहे थे, एक्सप्लॉयट हो रहे थे, क्योंकि उनसे मनचाहा टैक्स या रेंट वसूला जाता था ज़मींदार द्वारा, और ज़मींदार जो है 10/11 पार्ट उस अमाउंट का ब्रिटिश गवर्नमेंट को पे करते थे, और ब्रिटिश गवर्नमेंट बदले में उस अमाउंट का कोई भी वेलफेयर एक्टिविटी में नहीं लगा रहे थे फार्मर्स के लिए, बल्कि वो अमाउंट जो है अपने लग्जरियस लाइफ को स्पेंड करने के लिए लगा रहे थे, जिसकी वजह से हमारा जो कंट्री है वो दो ग्रुप में डिवाइड हो गया था। एक एक्सट्रीम रिच एंड एक्सट्रीम पुअर। जो एक्सट्रीम रिच में थे वो जमींदार थे, यानी जमींदार क्या थे, कैपिटलिस्ट सोसाइटी में आ गए थे। अब जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी के जो लोग थे, जो पावरफुल जो धनी लोग थे, वो क्या कर रहे थे, पुअर फार्मर्स के ऊपर डोमिनेंस कर रहे थे, जिसकी वजह से कंट्री में इनइक्वालिटी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंस था सबसे पहले कि हमें क्या करते हैं, और साथ ही साथ क्योंकि मैंने बताया आपको कि जब अपना ऑनरशिप राइट ख़त्म हो जाता है किसी भी प्रॉपर्टी से, अब हमें पता है कि हम हमारे पे जो है इस लैंड का अपना ऑनरशिप राइट नहीं है, हम किसी के खेत में क्या कर रहे हैं, रेंट में काम कर रहे हैं, और हमें पता भी नहीं है, या हमें पता है कि हम कब जो है इस खेत से निकाले जाएंगे, अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट से उस लैंड में काम नहीं करेंगे। तो यही स्थिति हमारे फार्मर्स की थी, जिससे प्रोडक्टिविटी लेवल ख़त्म हो रहा था। तो पहला रीज़न यही था कि हमें क्या करना था, इंटरमीडियरीज को हटाना था, यानी ज़मींदारी सिस्टम को ख़त्म करना था। दूसरा, पहला जो हमारा ज़मींदारी सिस्टम था, ज़मींदारी सिस्टम बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेटिव था। क्या था, एक्सप्लॉयटेटिव था, दैट इज़ वाई इसको एबॉलिश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। दूसरा, जो हमारा लैंड था वो ज़मींदारी सिस्टम के अंदर कितना था, यानी अगर हम बात करें ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस की, तो ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस या 1947 तक आते आते हमारी कंट्री का कितना लैंड का हिस्सा ज़मींदारी सिस्टम के अंडर कंट्रोल था। तो अगर हम बात करें तो इट वाज अप्रॉक्सीमेटली 57% ऑफ टोटल लैंड अंडर द ज़मींदारी सिस्टम, यानी 173 मिलियन एकर्स ऑफ लैंड कौन से सिस्टम के अंदर था, जमींदारी सिस्टम के अंदर था। तो हमें ज़रूरत थी कि ये जो लैंड जमींदारी सिस्टम के अंदर है, इसको क्या करना है, इसको एक तरीके से इस लैंड को जमींदारी सिस्टम के अंडर से फ्री करवाना है, और जो ऐसे फार्मर जो लैंडलेस हैं उनको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो हमने देखा क्यों जो है ज़मींदारी सिस्टम को एबॉलिश करने की ज़रूरत थी, और कितना ज़मीन हमारा ज़मींदारी सिस्टम के अंदर था। उसके अलावा हमने जो ये इंटरमीडियरीज एक्ट है, ये जो एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज एक्ट है, ये सबसे पहले कहाँ पे हमने हमारे कंट्री में आया था, तो हमारे कंट्री में सबसे पहले जो एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरी जो एक्ट है, ये सबसे पहले 1948 में कहाँ पे आया था, मद्रास में आया था। मद्रास में सबसे पहले ये एक्ट पास किया था। उसके बाद 1951 में हमारे कंट्री में जमींदारी एबॉलिशन एक्ट आया था। क्या आया था, जमींदारी एबॉलिशन एक्ट 1951 करके हमारे कंट्री में जमींदारी एबॉलिशन एक्ट 1951 आया था। फिर धीरे धीरे सारे स्टेट्स ने जो ये इंटरमीडियरीज एबॉलिशन एक्ट है इसको अपनाना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, अब जब ये एक्ट आया, ये एक्ट पास हुआ, तो इसके हमें क्या क्या बेनिफिट्स हुए, है ना, तो ये पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके जो हमें बेनिफिट्स हुए, देखो कुछ बेनिफिट्स भी हुए और कुछ हम लोगों को डिसएडवांटेजेस भी इसका हुआ, लेकिन हम सबसे पहले यहाँ बात करेंगे बेनिफिट्स की। तो जो बेनिफिट हमें हुआ,
बेनिफिट्स यानी एडवांटेजेस। सबसे पहले अगर हम एडवांटेज की बात करें तो जो कंट्री में जो इनइक्वालिटी लेवल था, जो क्या था, इनइक्वालिटी लेवल था, यानी जो कैपिटलिस्ट ग्रुप लोगों का जो डोमिनेंस था हमारे पुअर फार्मर्स के ऊपर, वो क्या हो गया था, खत्म हो रहा था, यानी इनइक्वालिटी लेवल इससे कम हो रही थी। कैसे हो रही थी? अब क्या हुआ, जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या स्टार्ट किया, इंडियन गवर्नमेंट ने जमींदार के लैंड को एक्वायर करना स्टार्ट कर दिया। क्या करना स्टार्ट कर दिया? लैंड एक्वायर, यानी लैंड एक्विजिशन का काम करना स्टार्ट कर दिया। जब हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने जमींदार की लैंड को एक्वायर करना स्टार्ट कर दिया, जिसके तहत कम से कम 2 करोड़ जो टेनेंट्स थे वो डायरेक्ट किसके कांटेक्ट में आए? इंडियन गवर्नमेंट के कांटेक्ट में आए। यानी 2 करोड़ टेनेंट्स, यानी 2 करोड़ जो लैंडलेस फार्मर्स थे, उनको क्या मिल रहा था? उनको ऑनरशिप राइट मिल रहा था लैंड में। अब वो खुद अपनी ज़मीन पे क्या कर सकते थे? कल्टीवेशन का काम कर सकते थे। जब वो अपनी ज़मीन में खुद कल्टीवेशन का काम कर सकते थे, करते, तो इससे उनका इंटरेस्ट जगता। वो, उन्हें पता है कि अब ये लैंड हमारी है, इस पे हमारा ऑनरशिप राइट है, तो वो क्या करेंगे? एफिशिएंट तरीके से और इफेक्टिव तरीके से काम करेंगे, 100% अपना कंट्रीब्यूशन देंगे, जिससे जो प्रोडक्टिविटी लेवल थी वो क्या होने वाली थी? वो इंक्रीज होने वाली थी। बात क्लियर हो गई? और एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरी से जो रेवेन्यू सिस्टम था हमारे कंट्री का, रेवेन्यू सिस्टम, यानी ऐसा रेवेन्यू सिस्टम जिसमें इंटरमीडियरीज थे एज अ जमींदार क्या कर रहे थे? जितना मन चाहा टैक्स वसूल रहे थे फार्मर से, और वो टैक्स का पैसा हमारे फार्मर्स के कोई काम नहीं आ रहा था। तो जब अब जमींदार बीच से क्या हो गए, जब जमींदार को बीच से हटा दिया गया, जमींदार बीच से हट गए, तो अब जो टैक्स का एक फेयर टैक्स, एक लिमिट तय कर दी गई थी कि भाई जो फार्मर्स है वो इतना ही टैक्स देगा गवर्नमेंट को, और जो गवर्नमेंट टैक्स का पैसा अपने पास कलेक्ट कर रही थी, वो टैक्स का पैसा बदले में वेलफेयर एक्टिविटी कर रही थी। किसके लिए? फार्मर्स के लिए, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर में फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही थी। तो इसका ये भी फायदा हुआ। ठीक है, तो हम देख सकते हैं किस तरीके से एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरी से हमारे लैंडलेस फार्मर्स को फ़ायदा हुआ, किस तरीके से प्रोडक्टिविटी लेवल इंक्रीज हुई, इससे इनइक्वालिटी लेवल कम हुआ, जो कैपिटलिस्ट लोगों का जो डोमिनेंस था ओवर द लैंडलेस फार्मर्स वो ख़त्म हुआ। ये कब, कैसे? सबसे पहले एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज मद्रास में 1948 में स्टार्ट हुआ, फिर 1951 में ज़मींदारी एबॉलिशन एक्ट को पास किया गया, फिर धीरे धीरे सारे स्टेट ने इस एक्ट को अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया। क्यों ये एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज ज़रूरी था? क्योंकि एक्सप्लॉयटेटिव ज़मींदारी सिस्टम की वजह से, और ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के दौरान हमारे कंट्री का कितना परसेंट लैंड ज़मींदारी सिस्टम के अंदर था, तो हमने देखा इट वाज अप्रॉक्सीमेटली 57%, यानी 173 मिलियन एकर्स ऑफ लैंड। अब क्या हुआ? लास्ट पॉइंट, जब गवर्नमेंट ने लैंड एक्वायर कर दिया ज़मींदार से, तो वो लैंड को क्यों एक्वायर किया? क्योंकि अब उसको सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करने वाली थी गवर्नमेंट, किन को? लैंडलेस फार्मर्स को। और जो लैंडलेस फार्मर्स थे अब उस लैंड में इफेक्टिव तरीके से काम करते और प्रोडक्टिविटी लेवल बढ़ता। सो इट वाज अबाउट द एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज। जो नेक्स्ट स्टेप हमने लिया लैंड रिफॉर्म करने के लिए, दैट वाज टेनेंसी रिफॉर्म्स, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हम अपने नेक्स्ट पार्ट में पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, और प्लीज़ सब्सक्राइब एंड like my channel, please do it. Thank you.